पहले कल जो पढ़ा था वो फिर रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम नया पढ़ेंगे। ठीक, देखो पहले बताया था भारत और भूटान के बीच क्या हुआ था, कौन आया था यहाँ की यात्रा, वो रिवीजन करते हैं। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, और यहाँ के जो नरेश हैं, जिस प्रकार से प्रत्येक देश का एक राष्ट्रपति होता है या राष्ट्राध्यक्ष होता है, वैसे भूटान में नरेश राजा का शासन चलता है। ठीक, तो यहाँ के राजा ने 3 से 10 नवंबर 2023 तक यात्रा की भारत की। उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल। ठीक, अब क्या है, पूरा नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक, पहले ये दिल्ली आए थे, दिल्ली के बाद इन्होंने असम और महाराष्ट्र की भी यात्रा की। ठीक, फिर क्या है, भूटान में इन्होंने क्या किया, भारत के सहयोग से, भूटान में क्या हुआ, भारत के सहयोग से मांग देछू जल विद्युत परियोजना की शुरुआत हुई। ठीक, किसके सहयोग से, भारत के सहयोग से। कहा, भूटान में। कौन सी, उसका नाम देखो, मांग देछू जल विद्युत परियोजना। ठीक, 720 मेगावाट की ये परियोजना थी। ठीक, फिर अगला है, इनके बीच और क्या हुआ, सीमा पारी। सीमा पारी मतलब रेल सुरंग, जो रेल लिंक परियोजना थी, पहली रेल लिंक परियोजना जो थी उसकी शुरुआत हुई। कहां से कहां तक, ये कोकराझार पड़ता है असम में। कोकराझार कहां पड़ता है, असम में। असम से लेकर गेलेफू, गेलेफू भूटान में पड़ता है। ठीक, पहली रेल लिंक की शुरुआत हुई भारत और भूटान के बीच। ठीक, और क्या था, अब अगला हमने बताया था भारत और इटली के बीच। इटली की राजधानी रोम। रोम किस नदी पर है, टाइबर नदी पर। हमने ये बताया थिम्पू जो है, इसकी राजधानी, हाँ ये इंपॉर्टेंट था, कौन सी नदी, रेड, ग्रेडर, रेडक, रेडक नदी के तट पर है। ठीक, रेडक नदी के तट पर थिम्पू स्थित है, ये आ चुका क्वेश्चन। ठीक, रेडक नदी। ठीक, और तो इटली किस नदी के तट पर है, इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी पर है। किस पर है, टाइबर। और इसमें 2 से 3 मार्च 2023 तो जॉर्जिया मेलोनी जो क्या है वहां के प्रधानमंत्री, कहाँ की, इटली की, इन्होंने यात्रा की थी। 8वें रायसीना संवाद, अभी 8वां रायसीना संवाद हुआ, कहाँ हुआ, दिल्ली में। रायसीना जो पहाड़ी है उसी में, जैसे दिल्ली आपका पड़ता है पंजाब, चंडीगढ़, इनमें क्या है, रायसीना हिल्स पड़ती है, इंग्लिश में कहते हैं उसे। जो रायसीना पहाड़ी है उसी के ऊपर एक संवाद हुआ था, या इसे दिल्ली संवाद भी कह सकते हैं। 2023 में मुख्य अतिथि के तौर पर किसे, मुख्य अतिथि और वक्ता के तौर पर किसे आमंत्रित किया गया था, किसने भाग लिया, जॉर्जिया मेलोनी ने। ठीक, फिर क्या हुआ, 2023 में क्या हुआ, भारत और इटली के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ थी। इसके उपलक्ष्य में इनको मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता बनाया गया था। ठीक, अब इसमें अगला देश बताया था हमने, भारत और जर्मनी के बीच। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन। बर्लिन का भी हमने बताया था किस नदी के तट पर है, ये भी पूछा जा चुका, स्प्री नदी के तट पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, किस नदी के तट पर, स्प्री नदी। तो थिम्पू हो गया, रेडक नदी, और इटली की राजधानी रोम हो गई, टाइबर नदी, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो हो गई वो स्प्री नदी पे। ठीक, अब क्या है, अच्छा अभी ये देखा होगा तुमने, एक जहाज टकरा गया है, जहाज टकराया है। ठीक, उस होमवर्क करना कि वो कहाँ टकराया है, किस सागर में टकराया है, और उसका नाम क्या था। ठीक, अब इसमें देखिए जर्मनी के पीछे बताया, यहाँ हुई थी 25 से 26 फरवरी। जिस प्रकार से यहाँ राष्ट्रपति होते हैं या राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वहां जर्मनी में चांसलर चलते हैं, क्योंकि तानाशाह कहाँ का था, जर्मनी के था। ठीक, हिटलर। ठीक, तो वहां पर चांसलर होते हैं। तो इसमें वर्तमान, इससे पहले चांसलर कौन था पता है, बहुत ही फेमस थे। इसमें वर्तमान का याद रखो, ओलाफ सोल्ज है। कौन है, ओलाफ सोल्ज, ये वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं। ठीक, के रूप में पहली यात्रा इन्होंने की, किन्होंने, ओलाफ सोल्ज ने। ठीक, इससे पूर्व 2012 में ये हैम्बर्ग, हैम्बर्ग जर्मनी का एक शहर है, वहां के मेयर थे कौन, ओलाफ सोल्ज, जो वर्तमान में क्या है, जर्मनी के चांसलर हैं। ठीक, ये हो गया। फिर अगला देश था भारत और बांग्लादेश के बीच। यहाँ की यात्रा 18 मार्च को हुई। ठीक, यहाँ की प्रधानमंत्री कौन थी, शेख हसीना जी, 5वीं बार बनी है। ठीक, कितनी बार, 5वीं बार इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ठीक, अब एक होमवर्क और है, इनकी पार्टी का नाम देख लेना, पार्टी। ठीक, अब देखिए यहां पर एक समझौता हुआ था, IBFP, क्या है, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ये क्या है, भारत बांग्लादेश मैत्री गैस पाइपलाइन शुरू की गई थी। ठीक, इसकी आधारशिला कब रखी गई, 2018 में, और कंप्लीट हुई 2023 में। ठीक, ये क्या है, पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। ठीक, एक देश की, भारत की अदर देश से
पाइपलाइन सीमा पार ऊर्जा है। ठीक, अब पाइपलाइन कहां से कहां तक है ये देखो, इसकी लंबाई देख लो पहले, 131.57 किलोमीटर है। ठीक, कहां से कहां तक है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ये पूरा नाम है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से, सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश में कहां तक है? बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है। ठीक, पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है। लंबाई इसकी कितनी है? 131.57 किलोमीटर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब अगला हम बताते हैं आपको नया टॉपिक। ठीक, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के जो नए महत्वपूर्ण बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। ठीक, इसमें जैसे कोई भी अगर धरोहर है उसको कौन सा स्थान दिया गया है उसके बारे में बताएंगे, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा करें। ठीक है, तो पहला है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य एक इंटेंजिबल साइट है, अमूर्त धरोहर है। ठीक है, गरबा नृत्य कहाँ का है? ये गुजरात का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें क्या है? मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किसके द्वारा ये घोषित की जाती है? यूनेस्को के द्वारा। ठीक, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। किस नदी पर है? पेरिस किस नदी पर है? सीन नदी के तट पर है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ? 18वीं बैठक हुई थी। अभी कहाँ हुई बैठक? यूनेस्को में। ठीक, यूनेस्को की 18वीं बैठक हुई 5 से 8 दिसंबर 2023 को कसाने बोत्सवाना में। याद रखना, यूनेस्को की 18वीं बैठक हुई जहां पर गरबा को अमूर्त धरोहर भारत की 15वीं घोषित किया गया। कसाने, कसाने कहाँ पड़ता है? बोत्सवाना, बोत्सवाना की राजधानी कसाने, याद रखना। ठीक, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? कसाने में 51 नई विरासत यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। कितनी टोटल इस बैठक में हुई? 51। 51 में एक भारत की हुई। ठीक, जो कौन सा? उसका नाम गरबा, जो भारत की 15वीं अमूर्त विरासत बनी। ठीक, इसमें टोटल देश कितने भाग लिया? 140 देश की 693 धरोहरों ने। ठीक, 693 धरोहरों ने भाग लिया। ठीक, मतलब 140 देशों के वो स्थल शामिल किए गए जिन्हें अमूर्त धरोहर या अमूर्त धरोहर घोषित किया जाता है। ठीक, अब क्या है? इस बैठक में गरबा, गरबा गुजरात का क्या है? नृत्य है। इसे 15वीं भारत की अमूर्त धरोहर घोषित किया गया। ठीक, अब क्या है? अब इसका देखते हैं इतिहास। देखिए, पहली कौन सी थी? रामलीला। रामलीला को याद रखना कब हुआ था? 2008 में। रामलीला को 2008 में। दूसरी वैदिक मंत्रोच्चार, ये भी कब हुई थी? 2008 में। तो पहले रामलीला हुआ, दूसरी क्रम लगाने के लिए हो सकता है दे दे, वैदिक मंत्रोच्चार भी 2008 में हुआ। ठीक, दूसरी। अब तीसरी है कुट्टियम। कुट्टियम एक संस्करण नाट्य कला है, तो ये भी 2008 में हुई। तो 2008 में कौन कौन सी हुई? रामलीला को पहली, फिर दूसरी वैदिक मंत्रोच्चार 2008 में, तीसरी कुट्टियम संस्करण नाट्य कला, ये भी 2008 में। ठीक, अब ये शुरुआत की 3 हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी 2008 में। अब चौथी, पांचवी इंपॉर्टेंट है, छठी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कालबेलिया। ये क्या है? एक लोकगीत है। कहाँ का है? राजस्थान का। कालबेलिया को कब किया गया? 2010 में। 2010 में कालबेलिया को किया गया। ठीक, ये छठी बन गई। सातवीं छऊ। छऊ कहाँ का नृत्य है? छऊ है आपका झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ का एक छऊ नृत्य है। इसे 2010 में क्या किया गया था? 7वें क्रम की अमूर्त धरोहर घोषित किया। अमूर्त समझते हो? अमूर्त, अमूर्त धरोहर। हाँ, अमूर्त में जिसको हम छू नहीं सकते, अमूर्त धरोहर वो होते हैं जिसको हम छू सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया छऊ नृत्य, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल 2010 में। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं 10 हो गए, 7 हो गए, 7 हो गए, 8 9 इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, शुरुआत की 3 और आखिरी की 3 4। ठीक, फिर क्या है? अब यहाँ पर 11 की बात करते हैं। 11 में योग हुआ। कब? 11 में योग। अब याद कैसे करो 11वीं योग? तो एक एक का योग करोगे तो 11 बन जाएगी। तो 11 नंबर पर क्या हो जाएगा? योग। ये कब किया गया? 2016 में। तो योग को अमूर्त धरोहर में कब घोषित किया गया? 2016 में। छऊ को 2010 में, और वैदिक मंत्रोच्चार 2008, रामलीला 2008, और कुट्टियम संस्करण नाट्य कला है ये 2008। ठीक, अब यहाँ पे नवरोज, नवरोज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कहाँ? पारसी धर्म का है। कहाँ मनाया जाता है नवरोज? जम्मू कश्मीर में। ठीक, जम्मू कश्मीर में। इसे 2016 में किया गया। कब? 2016 में। ठीक, अब इसकी बात करते हैं। ये हो गए 11, 12 हो गया नवरोज। ठीक, अब 13वीं कौन सी? कुंभ मेला। याद रखना 2017 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा चुका है। तो 2017 में कौन सा है? कुंभ मेला। कौन सा है? कुंभ मेला, याद रखना। 2017 में क्या है? कुंभ मेला।
फिर इसके बाद ये 13 नंबर की होगी कुंभ मेला। 14वीं कौन से, कोलकाता की दुर्गा पूजा, कोलकाता की दुर्गा पूजा ये 2021 में। तो देखो कुंभ मेला 2017, फिर 2021 में दुर्गा पूजा, अब 2023 में गरबा गुजरात 15वीं बन गई। ठीक, तो ये तो अमूर्त धरोहर जो सांस्कृतिक विरासत थी उसको बताया। अब अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया। ठीक, 2024। अब इसकी शुरुआत कब से ये जारी किया है, 2005 से। कब से, 2005 से। ठीक, अब देखिए COP 28 की बैठक कहाँ हुई थी बता सकते हो, यूएई में। वहीं पर जर्मन वाच एक संस्था है जो जारी करती है, और दूसरी है न्यू क्लाइमेट। इन दो के द्वारा क्या जारी किया गया, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया। ठीक, COP 28 की बैठक में, जो कहाँ हुई थी, यूएई में। कहाँ हुई, यूएई। यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी। अब देखिए यहाँ पर डेनमार्क, देखिए फर्स्ट रैंक पे तो कोई नहीं है, फर्स्ट पे कोई नहीं। डेनमार्क पहला देश है, लेकिन उसका स्थान, उसकी रैंक क्या है, 4th है। 1, 2, 3 पर कोई देश नहीं है। चौथे पर कौन सा है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। तो डेनमार्क को पहला स्थान मिला है, लेकिन रैंक में कौन सा है, चौथा। फिर 5वीं में कौन सा है, एस्टोनिया। 5वीं में कौन है, एस्टोनिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं छठी का कौन सा है, फिलीपींस। तो शुरुआत के 3 याद रखना है, पहला आपका डेनमार्क पहला, दूसरा मतलब रैंक चौथी है लेकिन इस देश पहला है। ठीक, 1, 2, 3 पर कोई देश नहीं आया, इतना अच्छा किसी ने प्रदर्शन नहीं किया। तो चौथे पर डेनमार्क, 5वें पर एस्टोनिया, छठे पर फिलीपींस। मोस्ट इंपॉर्टेंट 7वां मतलब भारत। इंडिया को 7वीं रैंक मिली है, किसमें, परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। ठीक, इसका स्कोर कितना है, 70.25 स्कोर है। ठीक, स्कोर 100 में से दिया जाता है। ठीक, अब क्या है, सऊदी अरब। ठीक, अब सऊदी अरब जो है इसकी 67वां, इसे अंतिम स्थान दिया गया। तो सऊदी अरब को अंतिम स्थान, पहला स्थान डेनमार्क जिसकी रैंक चौथी है। ठीक, दूसरा एस्टोनिया, और फिर फिलीपींस, फिर इंडिया को 7वां, और अंतिम किसका, सऊदी अरब को। ठीक, ये हो गया। अब यहीं पर कुछ और आंकड़े दिए गए हैं। सबसे बड़ा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश कौन है, चीन। चीन की राजधानी, और वहां के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग, हमेशा के लिए हो गए। ठीक, और दूसरा कौन है सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, अमेरिका। अब क्यों है, इसका रीजन बता सकते हो, सबसे ज्यादा यहाँ पर वो है, व्हीकल्स है। ठीक, फैक्ट्रियां हैं इसलिए। तो ये हो गया। फिर है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया 2023 का, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। ठीक, इसकी शुरुआत हुई थी 1927 से। कब से हुई, 1927 से। महात्मा गांधी पहले ऐसे व्यक्ति थे भारतीय जिन्होंने 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक, फिर क्या हुआ, 2014 व 16 में ऑनलाइन रीडर्स पोल विजेता घोषित किए गए थे मोदी जी। कौन, 2014 व 2016 में ऑनलाइन रीडर्स पोल विजेता घोषित करेगा मोदी जी। ठीक, और टेलर स्विफ्ट को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया। ठीक, कवर पेज पर 2 बार, कवर पेज मतलब पत्रिका जो होती है उसके कवर पेज पर 2 बार स्थान पाने वाली पहली महिला बन गई। कौन, टेलर स्विफ्ट। ये कौन है पता है, कौन है, ये गायिका है अमेरिका की। ठीक, पॉप गायिका। ठीक, आप देखिए इनका CEO, ये क्या है, CEO ऑफ द ईयर। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया, सैम अल्टमैन को। किसको दिया गया, सैम अल्टमैन। सैम अल्टमैन को जानते हो, ओपन एआई जो वो है ऐप है, क्या है, उसी के ये क्या है, CEO है, इसलिए इन्हें CEO ऑफ द ईयर सैम अल्टमैन को दिया गया पुरस्कार। फिर है एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी, जो फुटबॉलर है, जो क्या है। ठीक, तो ये इस प्रकार से एक बार फिर से देख लो। गरबा को 15वीं मिला। फिर क्या है, रामलीला 2008, वैदिक मंत्रोच्चार 2008, फिर कुट्टियम संस्कृत नाट्य कला 2008, कालबेलिया को 6ठे नंबर की लोकगीत है राजस्थान का। 7वें पर छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में 2010 को। योग को 2016 में, नवरोज को 2016 में। योग और नवरोज देखो याद रखना, योग नवरोज 2016 में। ठीक, कुंभ मेला 2017 में, कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में, और 23 में क्या हुआ, गरबा को। ठीक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क को पहला स्थान मिला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पर कोई नहीं है, और 5वां एस्टोनिया को मिला, 6ठा फिलीपींस, 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत को मिला। ठीक, अब क्या है, सऊदी अरब को अंतिम स्थान मिला। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बता दिया आपको, टेलर स्विफ्ट है। ठीक, CEO ऑफ द ईयर सैम अल्टमैन है, एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी है। ठीक, सबसे बड़ा
CO2 उत्सर्जन